अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 6.2 इस वीडियो में कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर हमारी एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे और साथ में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक होगा इस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स में, वो सबसे पहला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये क्या होगा इसको डिफाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन से सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं या उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल्स होंगे वो एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगी 1, 2, 3 एंड 4 और इसके बाद हम एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपकी जो इन क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। 6.2 सेक्शन हमारे पास है विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब देखें ये स्टूडेंट, यहाँ पर इसको डिफाइन करने से पहले मैं एक दो पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ और वो पॉइंट्स क्या हैं कि लेट्स सपोज हम कुछ सीक्वेंस लिखते हैं। तो मेरे पास ये एक सीक्वेंस है 1 4, फिर उसके बाद मैं 9 लिखूंगा, फिर 16। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस क्या है कि नेचुरल नंबर्स उनका जो स्क्वायर है वो हमारे पास सीक्वेंस है, तो इसकी nth टर्म जो है वो हमारे पास क्या है n स्क्वायर। अब इसी तरह से मैं एक और सीक्वेंस भी लिख सकता हूँ, वो मेरे पास क्या होगा दिस वन 1 8 27, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 64। तो ये भी आपके पास एक सीक्वेंस है विच इज एन क्यूब। ओके, अब देखें हमारे पास सीक्वेंस तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं नंबर्स की, लेकिन अब हम किसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कब कहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑल सीक्वेंस में से हम एक स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई कर दें, एक कंडीशन ले लें या एक कैटेगरी हम चूज कर लें, या हम ऑल सीक्वेंसेस पर अगर एक कंडीशन अप्लाई कर दें तो वो कंडीशन अगर एक सीक्वेंस पर होल्ड करे तो वो हमारे पास सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। अब वो कंडीशन क्या है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को या अरिथमेटिक सीक्वेंस को बाकी तमाम सीक्वेंस से डिफरेंट करती है या उससे डिफरेंशिएट करती है। अब आप नोट कर रहे होंगे कि मेरे पास 1 4 9 16, तो ये नंबर हैं, ये टर्म्स हैं सीक्वेंस की, और ये नीचे भी आपको सीक्वेंस की टर्म्स लिखी हुई नजर आ रही हैं। अब मैं कहता हूं कि ये दोनों सीक्वेंस जो हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों नहीं है, उसके लिए हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को रीड करना होगा और उसमें जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को गिवन जो स्टडी करना होगा। फिर हमें जाकर पता चलेगा कि फिर वो कौन सा सीक्वेंस होता है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा और वो कौन से सीक्वेंस होंगे जो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होते। तो हम डेफिनेशन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये स्टूडेंट, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एग्जाम में काफी बार पूछी जा सकती है जा चुकी है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें। A sequence an, तो सीक्वेंस an जो है उसकी nth टर्म से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम AP से रिप्रेजेंट करेंगे इफ an minus 1 is the same number for all n belongs to n and n greater than। अब यहाँ पर है डेफिनेशन। अब इसके बाद ये an minus 1 ये असल में बेसिकली क्या चीज है, इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। ये है वो कंडीशन जिस कंडीशन से हमें पता चल जाता है कि जो कोई सीक्वेंस है तो वो कौन सा सीक्वेंस होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, अब आप नोट कीजिएगा 2 4 6 8 10। अब ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, अब हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ एक चीज आपने फाइंड करनी होती है, और वो चीज क्या है, वो नंबर क्या है, वो होता है कॉमन डिफरेंस। कि आपने टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, कोई सी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है और चेक करना है क्या वो डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो ये देखिए जी, मैं पहला डिफरेंस ले रहा हूँ D, मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा, मतलब सेकंड टर्म A2 में से A1 को माइनस कर रहा हूं। तो आप नोट करेंगे 4 में से 2 जब इसको माइनस करेंगे हमें आंसर मिल रहा है 2। अब मैं एक और डिफरेंस लूंगा, वो डिफरेंस क्या होगा, ये देखें थर्ड का सेकंड के साथ कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहां से अब आप नोट करें
जब आप 6 में से 4 डिफरेंस लेंगे तो फिर भी उसका आंसर 2 आएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डिफरेंस ले लेता हूँ। लें जी, मैं एक और डिफरेंस ले रहा हूँ, d इज़ इक्वल टू दिस वन। मैं अब 8 का 6 के साथ डिफरेंस ले रहा हूँ, तो आप नोट करें कि आप इस सीक्वेंस में जब भी 2 कंसेक्युटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, तो वो डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ये है वो एक सिंगल कंडीशन, सिर्फ़ एक ही कंडीशन है किसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस प्रूव करने के लिए, कि आप उस सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी उन टर्म्स में का जो कंसेक्युटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करें, और अगर डिफरेंस आपको हमेशा सेम मिले तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब यहाँ पर आप बात देखें, ये डिफरेंस जो है ना, इसको जनरली कैसे डिफाइन किया गया है, डिफरेंस d इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। अब ये जो ए एन होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास फाइनल टर्म होती है, और ए एन माइनस वन जो होती है उस फाइनल टर्म से पीछे वाली टर्म होती है। यानी कि 8 और 6 के केस में 8 जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, और ए एन माइनस वन जो है उस नेक्स्ट टर्म से पीछे वाली टर्म जो होती है उसको ए एन माइनस वन कहते हैं। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह के दो कंसेक्युटिव टर्म्स का डिफरेंस लें और डिफरेंस आपको सेम मिले, तो समझ लें कि आपके पास वो सीक्वेंस क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम आगे फर्दर रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये अब जो है डी जो है ये बेसिकली डिफरेंस है, और इसके साथ हम कॉमन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब भी दो कंसेक्युटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे वो हमेशा सेम आएगा, कॉमन आएगा। तो इसलिए ये डिफरेंस जो होता है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से में डी से रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए मैंने भी यहाँ पर डी फाइंड करके दिया है आपको। तो जब भी आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपने इसको डी से रिप्रेजेंट करना है। ओके, दस एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, यहाँ तक पर देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म obtained by adding the fixed constant। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नेक्स्ट टर्म होगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखें जी, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो ये लेट्स सपोज कि यही हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में आप देखिएगा क्या करना है। ये देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 2। अब नेक्स्ट टर्म आपको कैसे मिल रही है वो नोट करें। A2 जो है वो कैसे मिली कि फर्स्ट टर्म 2 थी, उसमें आपने एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया। वो क्या ऐड किया है, 2। तो ये वो फिक्स नंबर है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिल जाएगी, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। अब इसके बाद मैंने A3 फाइंड करनी है। A3 के लिए क्या करूंगा, प्रीवियस टर्म कौन सी थी, 4। इसमें भी मैं क्या करूंगा, फिक्स नंबर ऐड कर दूंगा, तो मुझे उससे अगली टर्म मिल जाएगी। तो आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो टर्म्स होती हैं वो टर्म्स आपको कैसे मिलती हैं, प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर देना है आपने। अब वो फिक्स नंबर क्या होता है, उस फिक्स नंबर को कहते हैं जी। तो दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड डी, और डी का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो ये फिक्स नंबर जो है दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ आ चुकी है कि किस तरह से आपको टर्म जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फर्दर कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वो एक्सप्लेनेशन क्या है, द फिक्स्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये फिक्स्ड कांस्टेंट जिसको हम ऐड कर रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस है। ओके, एग्जांपल देखें, 1 3 5 7, क्या ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जी बिल्कुल है। क्यों, इन सब नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। तो कॉमन डिफरेंस आपको 2 मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे 1 में फिक्स नंबर 2 ऐड करेंगे आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा 3, 3 में 2 नंबर फिक्स्ड ऐड करेंगे फिर 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स नंबर ऐड करने से अगर नेक्स्ट नंबर मिल जाए हर टर्म में तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी तरह ये देखें 54, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 51, 51 में से 3 माइनस करेंगे तो 48। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको क्या मिल रहा है, -3 आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर अब आप नोट करें, आपके पास ये स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने इन्फॉर्मेशन बता दी है। वो क्या है कि अगर आपके पास ये A1 A2 A3 AN ये जो टर्म्स हों किसमें, AP में, तो डिफरेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। सेकंड टर्म में से हमेशा फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, यानी कि फाइनल टर्म में से प्रीवियस टर्म को हमेशा माइनस करना है। ये बात याद रखनी, A2 में से A1 को माइनस करना है, A3 में से A2 को माइनस करना है, A4 में से A3 को माइनस करना है। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है। तो इस तरह से जो है आप फाइंड कर सकते हैं किसको, कॉमन डिफरेंस को। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद अब देखिए हमारे पास वो कह रहे हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो टर्म्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। ये देखें, ये अब आपको कैसे पता चल रहा है मैं अभी आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो ये इसको हम रिमूव करते हैं। ये देखें, फर्स्ट टर्म में कह रहे हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज
कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है ना वो आपके पास क्या है, वो A1 ही है, वो फर्स्ट टर्म है। अब जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म ये देखिए, जो सेकंड टर्म होगी वो कैसे मिलेगी आपको, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, A3 को। ये देखें, अगर आपने फर्स्ट टर्म तो A1 ही होती है, अगर आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है A2, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म A1 में से किसको ऐड कर देंगे, D को ऐड कर देंगे, तो ये आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी, यानी कि कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर को ऐड किया। अगर आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट नंबर थे, सॉरी सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म का आंसर, इसमें से फिक्स नंबर को ऐड कर दिया। तो आप नोट कर रहे होंगे A1 प्लस 2D, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो थर्ड टर्म है, उससे एक डिजिट कम आपने डी के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें पैटर्न पता चल रहा है कि अगर मैंने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, A1। अब देखिए फोर से एक डिजिट कम क्या होता है, 3। इस तरह अगर मैंने फाइंड करनी है सेवंथ टर्म, वो क्या होगी, A1 प्लस सेवन से एक डिजिट कम क्या होता है, 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैटर्न हमारे पास चल रहा है किसका, अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो टर्म्स होंगी वो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर A50 फाइंड करना चाहता हूँ तो A50 के लिए मेरे पास जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, A1 प्लस 49D। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने nth टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, nth टर्म AN, तो क्या सीक्वेंस होगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हमें ज़रूरत थी। इसको कहते हैं दिस इज द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये आप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप इसको मार्क कर लें। तो ये हमारे पास होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर अब मेरे पास इस फॉर्मूला में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो मैं आपके साथ मेंशन कर देता हूँ। an इज द nth टर्म, ये फॉर्मूला में जो an यूज हो रहा है ये हमारे पास nth टर्म है। A1 इज फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास कौन सी टर्म हुआ करेगी सीक्वेंस की, फर्स्ट टर्म। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स। और d इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये अब आपने इस फॉर्मूला में जितनी भी टर्म यूज हो रही हैं ये मैंने आपको वन बाय वन मेंशन कर दी हैं। तो अब आपने इस फॉर्मूला को भी याद रखना है और इसमें जो जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनको भी आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बॉक्स में, वो कह रहे हैं कि इफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth टर्म्स ऑफ एन AP आर डिनोटेड बाय, ये फर्स्ट टर्म थी A1 A2 A3 और AN रिस्पेक्टिवली, nth टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP जी, m minus n plus 1 terms where m denotes the total number of terms of an AP। मतलब ये है कि आपने अगर m nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि m टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी टोटल टर्म्स में हैं उसमें से माइनस कर देना है n प्लस 1 को, तो आपके पास जो पीछे टर्म बच जाएगी वो आपके पास nth टर्म होगी। जैसे द 3 नंबर ABC आर इन AP, इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये एक छोटा सा रिजल्ट है, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये हम बाद में फाइंड करेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि एनी टर्म्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म और इन AP इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू टर्म्स। ये भी याद रखना है कि आपके पास दो टर्म जो होती हैं उनके सम का हाफ करें तो आपको क्या मिल जाती है, कोई भी टर्म मिल सकती है, सेंटर वाली टर्म मिल सकती है। ये भी हमारे पास कुछ चीजें हैं। तो अब आगे चलते हैं जिस हमारे पास वो कह रहे हैं द मिडल टर्म ऑफ एन AP डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास 1 3 5 7 9 11, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है, 6 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे पास n जो होगा वो क्या होगा, 6 के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि आपके पास ये जो टर्म्स है ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, 7 है। तो इसमें n जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपके पास इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP इज इवन देन देयर विल बी टू मिडल टर्म। तो ऑब्वियसली हमारे पास अगर AP में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होंगी, वो मीडियन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मीडियन जो है वो मीडियन जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में, ये स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स। इन एग्जांपल 5 7 जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, मिडल टर्म्स होंगी। वो कह रहे हैं कि इस फॉर्मूला को यूज करते हुए जो आप मिडल टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मिडल टर्म का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ टर्म सेपरेट कर दिए लेफ्ट साइड पर, सेम नंबर ऑफ टर्म राइट साइड पर कर दिया, तो सेंटर में जो टर्म्स बच जाएंगी वो आपके पास क्या होंगी, मिडल टर्म्स होंगी। लेकिन अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP जो है वो ओड हो जाए, क्या हो जाए, ओड,
तो फिर अगर आपने मिडल टर्म फाइंड करनी है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस वाली जो टर्म आएगी वही टर्म आपके पास कौन सी टर्म हो जाएगी, मिडल टर्म हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये थोड़ी बेसिक पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी डेफिनेशन की भी क्लियर हो चुकी है। तो अब हम हमारी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखें हमारे पास डियर स्टूडेंट। तो अगर आप देखें, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन के जो फॉर्मूलाज या जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, अगर वो आपको क्लियर हैं, तो ये एग्जांपल्स बहुत ईजी होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द जनरल टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल टर्म जो होती है बेसिकली वो हमारे पास उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं। तो जनरल टर्म्स कह लें या nth टर्म कह लें, ये दोनों एक चीज होती हैं। nth टर्म या जनरल टर्म, इन दोनों के लिए हम जो है यूज करते हैं सिंबल an। इसका मतलब ये हुआ कि आपने an फाइंड करना है। इसके बाद जो सेकंड वो कह रहे हैं कि फाइंड द 11th टर्म। अब 11th टर्म के लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे वो क्या करेंगे, a11। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपने फाइंड करना है। हुज फर्स्ट टर्म, अब बता दिया गया है कि फर्स्ट टर्म जो है सीक्वेंस की और कॉमन डिफरेंस वो 2 और -3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 भी हमें पता है और वो कितनी है, वो है 2। और d जो है कॉमन डिफरेंस वो भी हमें बता दिया गया है विच इज इक्वल टू -3। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और ये हमने an और a11 फाइंड करना है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑल्सो राइट इट्स फर्स्ट 4 टर्म। तो फिर उसके बाद आपको जब ये दोनों टर्म्स मिल जाएं तो फिर आपने इसी सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म a1 a2 a3 एंड a4 वो भी फाइंड करना है। चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो हम एग्जांपल जो हमें गिवन है सामने नजर आ रही है, हम उधर से देखते हैं। तो देखिए a1 हमें गिवन था, a1 इज इक्वल टू 2 और d जो है वो भी हमें गिवन है विच इज इक्वल टू -3। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है nth टर्म। अब nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है जी, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था, आप इसको याद कर लें। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है। हमें a1 जो है उसकी वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू 2 और जो d है इसकी वैल्यू पता थी दिस इज -3। क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज आपने क्या कर देनी है, पुट कर देना है। तो ये देखें a1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है, इसके बाद d जो है उसकी वैल्यू पुट की गई है, बाकी फॉर्मूला को चेंज नहीं किया गया। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा, दिस इज द nth टर्म ऑफ द आवर अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब जब आपको nth टर्म मिल जाए तो फिर तो काम ही आसान हो गया। ये देखें ये nth टर्म आपको मिल चुकी है 5 - 3n। अब इससे आपने 11th टर्म फाइंड करनी है, नो प्रॉब्लम। तो जो n है उसको आप पुट कर देंगे किसके इक्वल, 11 के इक्वल। तो n जो है उसको 11 के इक्वल पुट करेंगे तो a 11 इज इक्वल टू जी, तो 5 एज इट इज और 3 के साथ अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि 5 में से 33 माइनस कर दें तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा दिस इज -28। तो ये आपके पास 11th टर्म जो है वो आपको मिल चुकी है। 11th टर्म आपको मिल चुकी है, ये आप देखें 11th टर्म फाइंड कर ली गई। अब आपने फाइंड करनी थी फर्स्ट 4 टर्म्स। अब फर्स्ट 4 टर्म्स में से आप नोट करें तो a1 तो आपको पहले ही पता है, ये देखिए a1 जो है वो मैं लिख रहा हूँ क्या है 2। अब मैंने रिमेनिंग क्या फाइंड करनी है, a2 भी फाइंड करना है, a3 भी और a4 भी फाइंड करना है। अब अगर मैं a2 फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि a2 के लिए फाइंड करने के लिए a1 फर्स्ट टर्म में से फिक्स्ड नंबर यानी कि d को आपने ऐड कर देना है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो मेरे पास 2 है, इसमें से d जो है वो क्या था -3। तो इस तरह से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा -1। तो ये देखें जी a2 मेरे पास मिल चुकी है -1। यही काम उन्होंने बुक में भी किया है, ये देखें a1 में से d को ऐड कर दिया गया है, a1 में से d को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको -1 मिल जाएगी। इस तरह अगर आपने a3 फाइंड करना है तो ये देखें, ये आप देख रहे होंगे ओके। तो ये भी आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी फाइंड किया गया, लेकिन अगर आप इस तरीके से फाइंड करना चाहें तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो कैसे फाइंड करना है, अब अगर आपने a3 फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a1 + 2d। मैंने क्या बोला था, जो टर्म फाइंड करनी है उससे एक डिजिट कम जो है वो आपने डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से अब आप देखें तो a3 जो है वो आपके पास क्या होगा, a1 जो था वो 2 था जी, डी जो है वो क्या है वैल्यू -3। तो इससे जो रिजल्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपके पास -4 जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है वो आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है इस रिजल्ट को फाइंड किया जा रहा है। हाँ जी, मेरे ख्याल में ये वही वही फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके थोड़ा सा उसको अरेंज कर चेंज किया हुआ है। चेंज क्या किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। उसने फॉर्मूला को ऐसे लिखा हुआ है, A2 इज़ इक्वल टू जी, तो मेरे पास उसने जो टर्म लिखी हुई है वो आपके पास है 5। 5 अब यहाँ पर क्या है आपके पास जी 5। अच्छा ठीक है, उसने ये nth टर्म में से ही आपने ये जो उसने ये वाले फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं किया, उसने nth टर्म ये जो nth टर्म मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। सॉरी ये देखें nth टर्म जो थी दिस इज़ 5 माइनस 3d, इसमें से उसने n जो है उसको 1 पुट कर दिया है और n को 2 पुट किया है, ये देखें, ये उसमें बेसिकली काम किया। फिर n को उसने 3 पुट कर दिया है, तो ये इस तरह से जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करके वो वैल्यूज़ निकाल रहा है। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मेथड से करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, उस एग्ज़ाम्पल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें क्या किया है कि इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स भी फाइंड की, हमने 11th टर्म भी फाइंड की और हमने nth टर्म को भी फाइंड किया है। अब हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, उसको सॉल्व करेंगे। जी, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 3 देखें, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 3 जो है उसका सॉल्यूशन बुक पर भी आपको नज़र आ रहा है, तो मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखें इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 13, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, फिफ्थ टर्म A5 जो है वो हमें बता दिया गया है, वो है A13 के इक्वल। ओके, इसके बाद 17th टर्म जो है वो भी हमें बता दी गई है कि आपके पास जो 17th टर्म वो क्या है, वो है आपके पास 49। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है an, इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे और इसके साथ हम A13 जो है उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट। इस एग्जांपल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखें, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें गिवन था A5 इज इक्वल टू 13। अब A5 का जो फॉर्मूला अगर आप नोट करें तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस 5 है ना, तो 5 से एक डिजिट कम कर देंगे 4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, A5 टर्म का। लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने क्या कर दिया, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। इसी तरह मेरे पास A17 जो था वो क्या था, 49। A17, अब A17 का जो फॉर्मूला है वो बताए मुझे क्या होगा, A1 प्लस 17 से एक नंबर क्या कम होता है, 16। तो इस तरह से जो है अब आपको ये सेकंड इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो ये देखें, आपने फर्स्ट इक्वेशन भी फाइंड कर लिया है, सेकंड इक्वेशन भी फाइंड कर ली है। अब आपने इसमें से एक को रिमूव करना है, दोनों इक्वेशन में से एक को रिमूव करने के लिए आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आप नोट कर सकते हैं, A1 प्लस 4D, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें से जो सेकंड टर्म थी इक्वेशन थी वो ये थी। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से अब हमें रिजल्ट मिल जाएगा -12D। और यहाँ से अब आप देखें तो ये मेरे पास 6 आ रहा है, तो दिस इज माइनस डी जो है वो हमें क्या मिलेगा, डी आपके सामने नजर आ रहा है, डी की वैल्यू हमारे पास आएगी -36 डिवाइडेड बाई -12। तो यहाँ से हमें डी जो मिल चुका है, दिस इज इक्वल टू +4। अब देखिए डी भी आपको मिल चुका है। अब ये डी की वैल्यू जो है आपने इस इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर दें, हमें ए भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम डी और ए नहीं फाइंड करेंगे तो तब तक हमें nth टर्म भी नहीं मिलेगी और तब तक हमें 13th टर्म भी नहीं मिलेगी। तो ये वैल्यू अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, तो आप नोट करें, इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 13। A1 प्लस 4D, डी क्या है आपके पास 4 है, 13। तो यहाँ से अब आप नोट कर सकते हैं कि 13 में से 16 आप माइनस करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा दिस वन। तो अब आप नोट करें ये स्टूडेंट, अब आपके पास A1 जो है वो आपके पास क्या है, -3, और जो डी आपने फाइंड किया है वो फाइंड किया है 4। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, सबसे पहले हमने फाइंड करनी थी nth टर्म। अब nth टर्म का फॉर्मूला अगर आप नोट करें तो वो हमारे पास होता है n-1 इंटू डी। ये मेरे पास nth टर्म जो है उसका फॉर्मूला है। अब जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगी। तो ये देखें, A1 -3 एन हमारे पास एज इट इज, -1 भी एज इट इज, और डी जो है उसकी वैल्यू है 4। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो हमें रिजल्ट मिलेगा 4n -4। 4 को मैंने इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -7 प्लस 4n। तो ये अब आपको nth टर्म मिल चुकी है। जब आपको nth टर्म मिल जाएगी तो फिर 13th टाइम फाइंड करना है, तो नो प्रॉब्लम, इस n में n को 13 पुट कर देंगे।
-7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 13। इस तरह से देखिए आपने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो मुझे मिल जाएगा 37। तो इस तरह से आपको 13th टर्म भी मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस एग्जांपल की समझ आ चुकी है। ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस एग्जांपल को आपने ऐसे सॉल्व किया। पहले आपने जो हमें 2 टर्म्स गिवन थी, उन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हुए हमने 2 इक्वेशन फाइंड की हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। उन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ए से कैंसल आउट हो जाएगा। ए से एलिमिनेट होने के बाद डी मिलेगा। वो डी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर देनी है। आपको ए भी मिल जाएगा। अब ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, तो फिर आपने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके आपने ए एन फाइंड कर लेना है। ए एन के बाद आपने एन की वैल्यू 13 पुट करनी है, तो आपको ए 13 वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 3 थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। आई होप ये स्टूडेंट का आपको इसकी समझ आ चुकी है। तो अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें जी स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ये देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, अगर आपको एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में ये नंबर ये वर्ड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये वर्ड आपको कहीं पर नजर आ जाए या फाइंड करने का कहा जाए, या फिर आपको फाइंड करने का कहा जाए हाउ मैनी टर्म्स, ये वर्ड आपको मिल जाए, हाउ मैनी टर्म्स, ये बात याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर विच टर्म। अगर आपको ये 3 वर्ड क्वेश्चन में नजर आए या मिल जाएं तो समझ लें आपने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है, एन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो इसको याद रख लें। जब भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का कहा जाए तो समझ रहे एन फाइंड करना है। अगर आपको फाइंड करने का कहा जाए हाउ मेनी टर्म्स, फिर भी आपने एन फाइंड करना है। या फिर विच टर्म का वर्ड आ जाए तो फिर भी आपने एन फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो हमने कहा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब हमने एन फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, हमें ए1 गिवन है, डी गिवन है और ए एन की वैल्यू भी ए1, डी और ए एन तीनों वैल्यूज गिवन है। आपने एन फाइंड करना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या होगा, तो ए1 जो है वो 3 है, डी जो है वो मेरे पास 7 है, और इसी तरह जो ए एन है उसकी वैल्यू मेरे पास है 59। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है एन। उसके लिए वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म दिस वन, ये फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे। इसमें देखिए एन आ रहा है ना, वही एन हमने फाइंड करना है। ए एन की वैल्यू थी 59, ए1 की वैल्यू 3 है, एन आपने फाइंड करना है, एन एज इट इज रहेगा, और डी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 7 है। अब सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये 3 जो है इसको इधर लेकर आए, तो 59 माइनस 3, और यहाँ पर एन -1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 59 में से 3 माइनस कर देंगे तो 56 आएगा। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें जी, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ से ये -1 वो इधर आएगा, तो एन इज इक्वल टू 8 प्लस 1। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है, 9 टर्म्स हैं। क्या है डियर स्टूडेंट, 9। तो ये आप देख सकते हो कि एन की वैल्यू जो है बुक में भी इसी तरह से ही फाइंड की गई है, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके दिया है, फाइंड करके दिया है। तो इस तरह से जो है ये इजीली जो है आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसको रिमूव करूँगा, रिमूव करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व कर सकें। अब एग्जांपल नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट देखें जी स्टूडेंट। वो कह रहे हैं कि इफ ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू दिस वन। अब देखिए ए एन की वैल्यू नहीं पता, ए एन माइनस 2 की वैल्यू हमें गिवन है और हमने फाइंड करनी है nth टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से मार्क कर लें। ये जितनी भी एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें, अब हमें जो वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है ए एन माइनस 2 जो है इसकी वैल्यू गिवन है, और वो है 3n माइनस 11। अब हमें चाहिए nth टर्म ए एन फाइंड करना है। ए एन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस -2 को रिमूव करना है। इस -2 को रिमूव करना है तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास इस इक्वेशन में जहां जहां पर n है, n को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, n प्लस 2 के साथ। मैंने ये काम क्यों किया है ये देखिए, ए एन माइनस 2 था तो n जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी n प्लस 2, और -2 ये वाला -2 जो था ये एज इट इज लिख देंगे, ये ले। इसी तरह यहाँ पर भी देखें n जो है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, n प्लस
2 के साथ। अब आप नोट कर रहे होंगे कि ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। हमने इस -2 को रिमूव करना था। रिमूव करने के लिए हमने ये काम किया है, तो यहाँ पर देखिए n रह जाएगा और यहाँ से अब आप इसको सोल्व करना है। 3n प्लस 6 माइनस 11। तो यहाँ से अब हमें वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी जी, फाइनल वैल्यू हमारी क्या होगी? an इज़ इक्वल टू 3n दिस वन। ये आपके पास nth वैल्यू या nth टर्म आपको मिल चुकी है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने एग्जांपल नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेना है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। अगर एग्जांपल सिंपल है तो आप खुद सोचिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं के जैसे क्वेश्चन होंगे और वो भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन होने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो एक्सरसाइज 6.2 के जो हम 10 क्वेश्चंस करेंगे वो भी बहुत ईज़ी फील होंगे। उनको भी आप ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो आपको सीक्वेंस नजर आ रहे हैं आप इन सीक्वेंस के जो क्या करेंगे आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद आप जो है नेक्स्ट टू टर्म जो हमें नहीं गिवन वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करें डियर स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं हमारा जो सोल्यूशन होगा तो वहाँ पर अब हम कैसे सॉल्व करेंगे किस तरह स्टार्ट करेंगे तो वो आप नोट करें। तो ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन एपी एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमारे पास क्या है वो है 9 16 23 एंड अप टू सो। अब यहाँ पर अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इट मीन कि इस सीक्वेंस से हम क्या फाइंड कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ से हमें मिलेगा a1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू a1 और इसी तरह से यहाँ से अगर हमारे पास जो a2 है वो क्या होगा वो भी हमें पता है वो हमारे पास है 16। a1 और a2 आपको पता है तो यहाँ से अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ से हम जो d है दिस इज कॉमन डिफरेंस अब वो फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे ये हमारे पास होगा 16 माइनस 9 कि 16 में से 9 माइनस कर दें तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 7। अब इसके लिए जो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है तो d जो है उसका हम रिजल्ट यूज़ करते हैं विच इज़ an माइनस an-1 ये रिजल्ट हमने यूज़ किया है। तो देखिए जी स्टूडेंट डी तो हमें मिल चुका है कॉमन डिफरेंस हमें मिल चुका है। अब हमने फाइंड करेंगे नेक्स्ट टू टर्म्स। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे तो हमारे पास a1 हमें पहले पता था a2 भी पता है a3 भी पता है। तो नेक्स्ट टर्म जो अब हमारे पास होगी वो होगी a4। अब a4 अगर आपने फाइंड करना है तो उसका हमारे पास जो रिजल्ट है जो फॉर्मूला है वो दो तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। पहला रिजल्ट तो ये है कि आप क्या करेंगे कि प्रीवियस टर्म में आप d जो है उसको ऐड कर दें तो इससे आपको क्या मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो a3 हमारे पास क्या है वो है 23 और d जो है वो हमें मिल चुका है। तो दिस इज द सेकंड नेक्स्ट टर्म जिसको हम फोर्थ टर्म कहते हैं। एक मेथड तो ये होता है। अब दूसरा मेथड क्या होता है दूसरा मेथड भी देख लें डियर स्टूडेंट। तो अब आपने a4 फाइंड करना है तो a4 फाइंड करने का क्या मेथड होगा ये वाला फर्स्ट टर्म प्लस अब देखिए फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो इससे एक डिजिट कम कर दें वो क्या होता है 3 और इसको आप डी के साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। अब ये मेथड जो है ना ये भी बड़ा यूजफुल है। इस मेथड से भी आप जो है टर्म फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि फोर्थ टर्म है। तो a1 जो है वो हमारे पास 7 है और 3 जो है उसको डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास है दिस वन। तो यहाँ से भी अब आप नोट करें तो 7 प्लस 21 जी। तो ये यहाँ से भी हमारे पास क्या मिल जाएगा जी ये a1 हमारे पास और a1 हमारे पास 7 नहीं था a1 हमारे पास 9 है जी। तो यहाँ से अब आप देखें तो इसको भी जब आप सोल्व करते हैं तो इससे भी रिजल्ट वही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी मर्जी है आप जिस मेथड से जो है आप चेक करना चाहते हैं फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा मैं नेक्स्ट टर्म फाइंड करूँगा जो मेरे पास है a5। तो a5 के लिए मैं क्या करूँगा a4 में d ऐड कर देता हूँ तो इससे आपको क्या मिल जाएगा a5। तो यहाँ से देखें a4 जो है वो आपके पास 30 था d इसके पास 7 है तो दिस इज 37। तो इस तरह से देखिए आपको नेक्स्ट टू टर्म जो है वो आपको मिल चुकी हैं जो हमने फाइंड करना थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा तो हैंस द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो नेक्स्ट टू टर्म जो हैं वो हमारे पास क्या हैं वो हम लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास होंगे डियर स्टूडेंट्स जी। तो हमने वो कौन कौन सी टर्म्स फाइंड की हैं वो हमारे पास टर्म्स हैं जी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 30 जो हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड किया और ये क्या है आपके पास 37। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि हम इन दोनों क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट
कर सकें। चलें जी, अब आप ज़रा नोट करें, तो मेरे पास जो सेकंड पार्ट है विच इज़ सेकंड पार्ट जो है उसमें भी आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको गिवन है वो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, इसके बाद हमारे पास ये सेकंड टर्म है 5 + 2 स्क्वायर रूट, फिर जो थर्ड टर्म है दिस इज़ 5 + 2 × 2 स्क्वायर रूट। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है, तो जस्ट हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास a1 जो है वो वैल्यू पता होनी चाहिए, दिस इज़ 5, और जो a2 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 5 + 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से अब आप डी फाइंड कर सकते हैं, तो डी जो है वो हमारे पास क्या होगा, a2 हमारे पास है 5 + 2 स्क्वायर रूट, इसमें से माइनस कर देंगे a1 को, तो यहाँ से अब आप नोट करें 5 से कैंसिल होगा, तो 2 स्क्वायर रूट इज योर कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल चुका है, वो आपने फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करेंगे, a1 a2 a3 तीन टर्म्स पहले गिवन थी, तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो हमारे पास स्टार्ट होंगी a4 से, तो a4 जो है वो हमारी नेक्स्ट टर्म है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो होता है a3 + डी। तब आप नोट करें तो a3 जो है वो आपके पास क्या है, a3 अभी हमें क्वेश्चन में गिवन था विच इज 5 + 2 × 2 स्क्वायर रूट, इसमें से अब आपने डी को ऐड कर देना, तो ये देखें डी जो है वो मेरे पास 2 स्क्वायर रूट है। अब इनको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दो टर्म जो है वो ऐड हो सकती हैं। अब जब आप इनको ऐड करने जाते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा 5 + 3 × 2 स्क्वायर रूट, ये 2 और 1 इनके कोफिशिएंट्स को आप ऐड कर देंगे तो ये सर्ड्स होती हैं, तो सर्ड से आपको जो है फोर्थ टर्म मिल चुकी है, तो ये आपके पास फोर्थ टर्म आ चुकी है। अब एक टर्म हमने नेक्स्ट टर्म और फाइंड करनी है, और वो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास a5। अब a5 के लिए जो आप रिजल्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे a4 + d। अब a4 अभी आप फाइंड कर चुके हैं, ये आपके पास a4 था, तो 5 + 3 स्क्वायर रूट प्लस डी, एंड डी इज इक्वल टू दिस वन। अब जब आप इनको भी सोल्व करते हैं तो यहाँ से अब हमें नेक्स्ट टर्म और मिल जाएगी जो कि a5 होगी, और वो हमारे पास क्या आएगी, दिस इज 5 + 4 × 2 स्क्वायर रूट। तो इस तरह से देखें डियर स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट टू टर्म जो है वो आप फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ से अब हम अपने फाइनल रिमार्क्स जो हैं वो हम दे सकते हैं। वो फाइनल रिमार्क्स क्या होंगे कि हम कहेंगे हैंस द नेक्स्ट टू टर्म्स, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो क्या हैं, वो हमें गिवन है, वो हमें फाइंड कर चुके हैं, और वो क्या होंगी, वो होंगी ये जी। तो कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म हमने जो फाइंड किया वो ये वाली है, और जो सेकंड टर्म हमने फाइंड किया वो ये वाली है। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट टू टर्म जो है वो आप फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी एक्सरसाइज का था इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब इसको जो है आप इजीली जो है आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, आप देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो दोनों पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को आपने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप यहाँ पर अगेन देखें, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है। वो कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन नजर आ रही हैं, और दोनों क्वेश्चन में अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, a1 गिवन है और d गिवन है। अब ये दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपने नेक्स्ट फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स में से पहली टर्म तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है a1, इसका मतलब है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने और फाइंड करनी है जिसको हम a2 और a3 कहते हैं। तो ये हम d भी गिवन था, a1 भी गिवन है, और हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है या फर्स्ट 3 टर्म्स वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके सोल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं दिस इज गिवन दैट। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिखते हैं, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास सबसे पहले a1 है, a1 इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 13। अब देखें यहाँ पर आपके पास a1 और d दोनों वैल्यूज हैं। अब अपने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास दो मेथड हो सकते हैं जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करना चाहते हैं विच इज a2, ये हमारी नेक्स्ट टर्म है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि आप फर्स्ट टर्म में से यानी प्रीवियस टर्म में से d जो है जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं आप उसे ऐड कर दें। तो यहाँ पर अब आप नोट करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है और डिफरेंस जो है वो है 13, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 15। एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड में हम ये करते हैं कि हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, और वो फॉर्मूला होता है दिस वन, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 × d। ऐसा ही है। अब आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, आपने फाइंड करनी है सेकंड टर्म।
तो सेकंड टर्म का मतलब ये हुआ कि n जो है उसको किसके साथ चेंज कर देंगे, n को हम 2 के साथ चेंज कर देते हैं। तो n को जब आप 2 के साथ चेंज करेंगे तो ये आप नोट कर सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, a1 प्लस डी ही मिल जाएगा, a1 प्लस डी। तो ये देखें a1 प्लस डी, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ये देखें nth टर्म के साथ भी फॉर्मूला लगाएंगे फिर भी वही चीज़ आएगी, और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो फिर तो और अच्छी बात है। तो ये देखें ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इसी तरह अब मैंने नेक्स्ट टर्म और फाइंड करनी है H3। अब H3 के लिए जो मेरे पास रिजल्ट होगा वो मैं क्या होगा कि मैं यहाँ पर जी, तो जो मेरे पास प्रीवियस टर्म है वो है A2, उसमें से D को ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास प्रीवियस टर्म है 15 और उसमें से D जो है उसको आपने ऐड किया तो दिस इज 28। अब आपको ये थर्ड टर्म मिल रही है। अब यही मेथड में अगर यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली करूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या होगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे कौन सी टर्म चाहिए, मुझे टर्म चाहिए A3। तो n जो है उसको 3 के साथ चेंज करेंगे तो ये देखें a1 प्लस n जो है उसकी वैल्यू 3 पुट करें तो 3 माइनस 1 तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2D। अब आप इन दोनों फॉर्मूला में फ़र्क देखें, एक इस वाले में और इस वाले में, दोनों में क्या फ़र्क है। जब वो लेफ्ट साइड पर जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें A1 नहीं आ रहा, उसमें प्रीवियस टर्म में D ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आप राइट साइड वाला फॉर्मूला देखें उसमें A1 है और D भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A2 यूज़ नहीं हो रहा। तो ये दोनों मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ से अब आप देखें तो A3 जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, A1 आपके पास 2 है और सॉरी ये हमारे पास क्या होगा, दिस वन 2 मल्टीप्लाई बाई डी और डी आपके पास है 13। तो यहाँ से भी अब आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो आपको सेम ही मिलेगा, रिजल्ट जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो ये अब आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस द फर्स्ट 3 टर्म, तो आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या हैं, वो अब आप देख सकते हैं वो आपके पास क्या होंगी। यहाँ से अब हम देख सकते हैं जी डियर स्टूडेंट, तो एक टर्म तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी विच इज 2। इसके बाद सेकंड टर्म हमने फाइंड करी है वो हमारे पास क्या है 15, और जो थर्ड टर्म हम फाइंड कर चुके हैं दिस इज 28। तो ये वो 3 टर्म्स ही जिनको आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट भी तो एग्जैक्ट इसी मेथड से ही सॉल्व हो सकता है। तो सेकंड पार्ट जो है आप इजीली जो है इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास गिवन दैट में ए भी गिवन है और जो डी है उसकी वैल्यू भी गिवन है दिस इज। अब आप यहाँ पर करें चेक करें कि आपने नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है A2। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, A1 में D ऐड कर दूंगा। तो अब आप नोट करें A1 जो है वो आपके पास है 12, इसमें जो D है वो है -13। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा -1। इसके बाद आपने नेक्स्ट टर्म कौन सी फाइंड करनी है, A3। उसके लिए मैं क्या करूँगा, A2 में से D ऐड कर दूंगा। तो A2 जो है वो -1 है और D मेरे पास जो है वो क्या है -13। -1 एंड -13 यू नो दैट दिस इज -14। ये देखें जी आपके पास एक टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन थी और 2 टर्म्स आपने ऑलरेडी खुद फाइंड कर लिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स, द फर्स्ट 3 टर्म। तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या हैं, वो हमने कैसे फाइंड की हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पर हमें पहली टर्म जो गिवन थी वो थी हमारे पास 12। ओके इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड किया -1 और नेक्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास क्या है 14। तो इस तरह से जो है आपने तीनों टर्म जो है उनको फाइंड कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी प्रिपेयर करें और ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे डिमांड किए जा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लें, ये क्वेश्चन जो है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके तौर पर मिलेगा। किसमें, शॉर्ट क्वेश्चन में। ये आपके एग्जाम में बहुत चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन के कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे डिमांड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड करनी है। तो आप अगर नोट करें तो हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं फाइंड an+1। ये हमारी रिक्वायरमेंट है an+1 और इसके साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है a2n। तो ये आप 2 टर्म जो हैं ये 2 टर्म्स आप फाइंड करेंगे, बट इसके साथ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन भी है और वो गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन दैट, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास क्या है an गिवन है।
ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस 3n। तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमने फाइंड करना है ए एन प्लस 1। तो क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे कि आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको रिप्लेस कर देंगे एन को। किसको, एन को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, जो हमने फाइंड करना है, तो वो है एन प्लस 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसमें एन जो है उसको आप रिप्लेस कर दें एन प्लस 1 के साथ। तो देखिएगा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो एन है ये चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा एन प्लस 1 के साथ, इस तरह से। और ऑब्वियसली ये जो राइट हैंड साइड पर एन है इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो एन जो है वो रिप्लेस हो चुका है एन प्लस 1 के साथ। तो यहाँ से अब आप इसको सोल्व करने जाते हैं जब, तो ये देखें 4 प्लस अब 3 जो है उसको एन के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 3n प्लस 3 मिलेगा। तो ये अब आपका रिजल्ट है। तो इसको फाइनली आप सोल्व करें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है 7 प्लस 3n। तो यहाँ से अब हमें मिल चुका है an प्लस 1। ये हमें एक रिजल्ट तो मिल गया है। ओके, अब हमने सेकंड रिजल्ट फाइंड करना है। अब सेकंड रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो है कि आपने a2n फाइंड करना है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे किसको, रिप्लेस n बाय 2n इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो n है उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, 2n के साथ। तो देखें डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में ये जो n है लेफ्ट हैंड साइड पर, अब ये रिप्लेस हो चुका है 2n के साथ। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला जो n है जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड पर है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 2n के साथ। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आप नोट करें, तो सोल्व करेंगे जब, तो 4 प्लस 6n। तो यहाँ से अब आपको देखें 2n जो है उसकी वैल्यू भी मिल चुकी है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी टाइप होते हैं, ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछे जा भी सके हैं, जा चुके हैं, तो और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको प्रैक्टिस भी करें और आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट में क्या है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। अब ये इंडिकेटेड टर्म का मतलब ये होता है कि ये वो टर्म, ये देखें A14 फर्स्ट पार्ट में आपको नजर आ रही है और ये A12 जो है ये आपको सेकंड पार्ट में नजर आ रही है। तो इसको हम कहते हैं कि ये ऐसी टर्म्स हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया है, इंडिकेट कर दिया गया है कि आप इनकी वैल्यू फाइंड करें। और साथ में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप देख सकते हैं कि A1 भी गिवन है और साथ में मुझे D जो है जो कि कॉमन डिफरेंस होता है वो भी गिवन है। तो अब अगर फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है। तो गिवन दैट में आप नोट कर सकते हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हमें पता है वो है क्या है, वो हमारे पास A1 है और A1 जो है वो 3 है और साथ में D जो है वो आपके पास क्या है, 7 है। और साथ में हमने फाइंड जो करना है वो भी लिख देते हैं। तो A14 जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब देखें, जब आपने इस तरह से कोई टर्म फाइंड करना हो, जब आपको A और D गिवन हो और आपने कोई टर्म फाइंड करनी हो, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट। और यहाँ पर अब हम एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास होगा nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। nth term of an arithmetic sequence, we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d। तो ये अब हमारे पास nth टर्म जो है इसका फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें a1, व्हाट इज a1, a हमें गिवन था 3, n, अब n देखिए क्या होगा, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में n जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 14 के साथ, क्योंकि हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 14 फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर n 14 आ रहा है तो बताएं मुझे राइट हैंड साइड पर भी जो n होगा वो क्या हो जाएगा, 14 में चेंज होगा। इसके साथ d मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। अब d क्या था, d है हमारे पास कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट वैल्यूज जो हैं उनको पुट किया है। यहाँ से अब आप सोल्व करते हैं फर्दर, तो दिस इज 13 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ से अब आप फर्दर मल्टीप्लीकेशन करें तो 7 3 ज़ा 21 एंड दिस इज 91। तो ये अब आप देख सकते हैं आपके पास 91 है और 91 में 3 ऐड करने से आपको मिल जाएगा दिस इज 94। तो ये वो आपकी टर्म थी A14 जिसको आपने फाइंड करना था। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल चुका है। इस तरह से अब आप सेकंड पार्ट की तरफ भी मूव करें तो यहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपने कुछ जो फाइंड करना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो यहाँ से मुझे जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट में यहाँ पर आप नोट करें तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें है
जी, तो देखिए सीक्वेंस गिवन है, इसमें कोई टर्म्स गिवन नहीं है। तो इस सीक्वेंस से अब आप क्या कर सकते हो, आप A1 भी फाइंड कर सकते हो और D भी फाइंड कर सकते हो। तो गिवन दैट में हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ। जी, ये मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन था, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से A1 क्या है? A1 इज़ इक्वल टू 8। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन दोनों तरह से डिमांड किया जा सकता है। आपको A1 और D डायरेक्ट भी देकर पूछा जा सकता है कि टर्म फाइंड करो, और अगर आपको सीक्वेंस दिया जाए तो फिर उससे पहले आपने A1 और D फाइंड करना है, फिर आपने वो टर्म फाइंड करनी है। जैसे यहाँ से अब आप देख सकते हो कि मैं सीक्वेंस से A1 फाइंड कर रहा हूँ, फिर मैं फाइंड करूँगा D। अब D कैसे फाइंड करना है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो है उसको माइनस कर दें। तो ये देखें आपको डी भी मिल गया। अब डी और ए दोनों वैल्यूज जब आपको पता है तो अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना था A12। अब A12 फाइंड करना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। वो क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट द रिजल्ट, वी नो द फॉर्मूला, वी नो दैट। जी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, वो मैं यहाँ पर अभी आपके सामने लिखूंगा। दिस इज nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। nth टर्म इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जस्ट पुट कर दें आप इसमें वैल्यूज, तो हमारे पास A1 क्या है, A1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या थी, 8 प्लस एन। अब देखिए एन कहाँ से पता चलता है, जो टर्म आपने फाइंड करनी है वही हमारे पास एन होता है। इस मीन हमने 12th टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इस टर्म की जो पोजीशन है वो 12 नंबर पर पोजीशन है इसकी, तो एन जो है वो 12 होगा। इस तरह यहाँ पर भी हम 12 पुट कर देंगे, और जो डी है, डी की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ से हमें मिलेगी 8। अब देखें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है आपने। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, ये देखें आपको 8 नजर आ रहा है, इसको आपने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए 11 मल्टीप्लाई बाय 8। तो दिस इज आवर वैल्यू, दिस इज आवर रिजल्ट। तो ये देख सकते हैं आपके पास 88 में से 88 में 8 ऐड कर दें तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा हमारे पास 12th टर्म का, और वो क्या आने जा रहा है, वो हमारे पास होगा 96। इट मीन दिस इज योर रिक्वायर्ड टर्म। तो इस तरह से देखें डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो दोनों पार्ट्स हैं उनको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको मार्क कर लें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया जा सकता है। तो अब आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देखें, वो कह रहे हैं द 18th and 30th terms of an arithmetic sequence has 367 and 499 रिस्पेक्टिवली। यहाँ से अब फर्स्ट लाइन से हमें इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि हमारी सीक्वेंस के जो 18th टर्म और 13th टर्म, यानी कि A18 और A30, इनकी वैल्यूज हमें पता है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे, हाउ मेनी टर्म्स आ रहे, या फिर विच टर्म, ये तीनों वर्ड्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिले तो समझ लें कि आपने एन फाइंड करना है। लेकिन एन हमने क्या फाइंड करना है, हमने ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है जो कि 1000 से क्या हो, लेस देन हो। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं nth टर्म जो है उसका फॉर्मूला आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सिंस हमारे पास nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देखें तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें दो वैल्यूज का गिवन है, हमें टू टर्म्स जो है। फर्स्ट टर्म जो है वो हमें कौन सी गिवन है, वो हमें जो गिवन है 18th टर्म। अब अगर 18th टर्म है तो इट मीन्स वो हमारे पास कौन सी टर्म होगी, वो होगी A18, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 367। ओके, अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर A18 पर आपने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये देखिए A18 जो है, इस पर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला होगा A1 प्लस n माइनस 1। अब n है 18, 18 में से 1 माइनस कर दें तो पीछे क्या मिल जाएगा, 17, और साथ में क्या आ जाएगा, d। तो ये अब आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ से अब हमें एक इक्वेशन नंबर 1 मिल रही है। सिमिलरली अब जो सेकंड वैल्यू हमें गिवन थी वो क्या गिवन थी, सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड टर्म थी वो थी A30। तो A30 जो है वो उसकी वैल्यू भी हमें गिवन थी, वो थी हमारे पास 499। अब इसको भी जब आप इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ से अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिलेगा A1 प्लस 29D विच इज इक्वल टू 499। तो यहाँ से हमें मिल रही है सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखें डियर स्टूडेंट, जब भी आपने n फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको A1 भी चाहिए और D जो है उसकी वैल्यू भी चाहिए। अब ना तो आपके पास A1 की वैल्यू पता है आपको, ना ही आपको D की वैल्यू पता है।
तो क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम a1 फर्स्ट टर्म भी फाइंड करेंगे और साथ में d जो है वो भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1, यस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि a1 जो है इन दोनों इक्वेशन में उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो जब a1 और 2 इक्वेशन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप नोट करें तो मेरे पास ऊपर जो है वो फर्स्ट टर्म है दिस वन और ये मेरे पास है 367। आपकी मर्जी है, आप सेकंड इक्वेशन को भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो ये मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है और लिखने के बाद अब मैं इनको कैलकुलेटर से सोल्व करूंगा। तो सोल्व करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि इनके साइन भी आपने चेंज कर देने हैं। तो यहाँ से अब आप देखें तो a1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 29 में से 17 माइनस करना है। तो ये देखें माइनस जी, तो आपके पास क्या आएगा 12d। और यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने फाइंड किया है विच इज़ 132। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 132। अब देखें डी आपने फाइंड करना है तो ये -12 जो है वो इधर आकर डिवाइड होगा। तो फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा आपके पास वैल्यू ऑफ डी। तो डी जो है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डियर स्टूडेंट, वो मुझे मिल जाएगी 11। तो ये फाइनल जो है आपको डी जो है उसकी वैल्यू तो मिल चुकी है। अब ये डी वैल्यू जो है आपने इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आपने ये वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वैल्यू जो है इसको पुट करने जा रहा हूं इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने है, आपने फाइंड भी की हुई थी, तो वो वैल्यू जो है उस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा। तो मेरे पास देखिए a1 प्लस 17d था, a1 प्लस 17d। अब d जो है उसकी वैल्यू में पुट करूंगा 11 इज इक्वल टू 367। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से हमें a1 मिलेगा। तो दिस इज 11 को 17 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट, तो वो मेरे पास होगा 187। तो अब फाइनली हमारे पास जो a1 आएगा वो a1 क्या होगा, 369 में से 187 माइनस करें तो यहाँ से अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, a1 इज इक्वल टू जी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 180। इस तरह से देखिए आपको डी और ए दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ। उसने कहा था हाउ मेनी टर्म्स, कि आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें कि वो टर्म जो है वो लेस देन 1000 हो। इसका मतलब है कि हमारे पास सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जिसमें nth टर्म का मतलब है कि लास्ट टर्म जो है वो 1000 से लेस है। ये हमें कंडीशन बताई गई है, ये हमें पता है, ये हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो 1000 से स्मॉल है और हमने देखना है कि फिर वो कितनी टर्म्स होंगी जो 1000 से स्मॉल हो जाएंगी। मैंने कहा हमारे सीक्वेंस की जो रेंज है वो 1000 से स्मॉल है, 1000 के इक्वल भी नहीं है। हमारी जो सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक जो है रिजल्ट आएगा, जो नंबर होंगे वो 1000 से स्मॉल ही रहेंगे। तो अब हमने चेक करना है कि वो टोटल नंबर कितने होंगे, वो टोटल टर्म्स कितनी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको सोल्व करेंगे। फर्दर सोल्व करने के लिए हम क्या कहेंगे कि हम लिख देंगे नाउ द नंबर ऑफ टर्म्स लेस देन 1000। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपने फाइंड करनी है लेस देन 1000 से लेस देन 1000 टर्म्स अगर आप लेस देन 1000 टर्म्स फाइंड करना चाहते हो तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो तो फिर 1000 से क्या है, लेस होगी। ये तो हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो 1000 से क्या होगी, लेस होगी। तो करना यह है कि अब लेफ्ट हैंड साइड पर आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 1000। इसका मतलब अब आप इसको में वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a1 जो है उसकी वैल्यू क्या थी। अब a1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, दिस इज 180 प्लस n हमने फाइंड करना है, n एज इट इज, n माइनस 1 एज इट इज, और d जो है वो हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है विच इज 11। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको फर्दर जब सॉल्व किया जाए तो 180 प्लस 11 को इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 11n माइनस 11। अब फर्दर जब आपने इसको सोल्व किया तो 180 में से 11 माइनस कर दें। 180 में से 11 जब माइनस करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि आपके पास आ जाएगा 171, सॉरी 169 ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है n। तो 11n जो है वो
लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा और ये 169 जो है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको फर्दर जब आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या होगा, वो होगा 11n लेस देन। अब 1000 में से 169 अगर आप माइनस कर दें तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, वो मेरे पास आएगा 831। अब फाइनली हमने n फाइंड करना है तो 11 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा, मैं इसको आगे लिख देता हूँ आपके पास, तो n जो है वो लेस देन हो जाएगा किसके, 75.55। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, जो कि लेस देन 1000 होंगी, वो 75 होंगी। तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि n जो है वो n से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ से अब आप फाइनल रिमार्क्स जब अगर आप देते हैं तो फाइनल रिमार्क्स क्या देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस द पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स, द पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स, पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि किससे लेस देन है, लेस देन 1000, लेस देन 1000 वो क्या होंगी, वो हो जाएंगी 75, क्योंकि देखिए 75 जो है वो होल नंबर मिल रहा है, साथ में 0.55 है, मतलब कंप्लीट टर्म नहीं है। तो इसका मतलब है कि पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म जो कि 1000 से लेस होंगी वो हमारे पास 75 टर्म्स हो जाएंगी, जो कि 1000 से, जिनका आंसर वो 1000 से लेस रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ताकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंड हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहे हैं कि है डिमांड की ये की जा रही है या हमसे पूछा ये जा रहा है, इज 301, ये एक हमारे पास एक टर्म है, टर्म की वैल्यू है, इज 301 अ टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमसे डिमांड की जा रही है कि क्या ये जो 301 है टर्म, क्या वो इसी सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है। अब अगर ये टर्म इसी सीक्वेंस की टर्म होगी तो इट मीन ये किसी ना किसी पोजीशन पर मौजूद होगी, और पोजीशन जो होती हैं वो हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब फर्स्ट पोजीशन को हम कहते हैं n इज इक्वल टू 1। अगर कोई टर्म दूसरे नंबर पर मौजूद होगी तो हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 2। मतलब हम नंबर की ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो टर्म्स होती हैं, ये जो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, जैसे ये देखिए 5, ये हम कहते हैं कि ये n इज इक्वल टू 1 पर है, ये 11 जो है ये किस पर है, ये n इज इक्वल टू 2 पर है। इसका मतलब है कि हम नंबर जो टर्म्स होती हैं, नंबर टर्म्स की जो पोजीशन है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप नोट कर रहे होंगे कि थर्ड टर्म को n इज इक्वल टू 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड टर्म जो है वो n इज इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर के इक्वल होगी, और जो फर्स्ट टर्म है वो n इज इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर के इक्वल होगी। अब अगर ये 301 भी इस सीक्वेंस की टर्म है तो इट मीन्स कि ये भी किसी न किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करेगी। तो यहाँ से इसके सोल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में अब आप देखें तो आपने करना ये है कि आपको जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है पहले वो हम लिख सकते हैं। तो गिवन AP इज, तो हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, 11, 17, दिस वन, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ से हमें A1 भी मिल रहा है जो कि 5 है, और जो D है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा 11 माइनस 5, तो दिस इज इक्वल टू 6। ए और डी आपको मिल चुके हैं। अब आप नेट चेक करें कि जिस टर्म को आपने चेक करना था, वेरीफाई करना था, आप उसको लेट कर लें कि वो हमारे सीक्वेंस की जो है वो क्या है, nth टर्म है। अब अगर हमारे पास ये सीक्वेंस की क्या है, nth टर्म होगी, तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई पोजीशन भी होगी, मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये जो टर्म है वो किस नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए जो n होगा वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब इस 301 के लिए हमें n फाइंड करना है और हम चाहते हैं कि n जो है वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर हो। अगर तो n जो है वो नेचुरल नंबर होगा तो ये टर्म इसी सीक्वेंस की टर्म होगी। अगर n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो वो तो फिर ये 301 जो है हमारे सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करें, तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो A1 हमारे पास है 5, n माइनस 1
और डी जो है वो अभी हमने फाइंड किया, दिस इज 6। तो 5 जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड पर हम उसको ले जाते हैं। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो 301 माइनस 5, यहाँ से अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल चुका है, दिस इज 296। और ये 6 जो है वो इधर आकर ऑब्वियसली क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से भी हम रिजल्ट मिल रहा है n-1। तो यहाँ पर अब आप नोट करें, मैं अगर आपको मैंने जो रिजल्ट फाइंड किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो n-1 जो है बेसिकली 296 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 49.33। अब आप नोट करें डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल में अब आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो n इज इक्वल टू 49.33 प्लस 1। तो ये फाइनल हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 50.33। अब बताएं क्या ये जो n है क्या वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो n हमें मिल रहा है, जो हमारे पास इस टर्म 301 की जो पोजीशन मिल रही है वो पोजीशन एक नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये टर्म इस सीक्वेंस में मौजूद नहीं है। तो यहाँ से अब हम फाइनल रिमार्क्स दे सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस ये जो आपके पास टर्म है, हैंस 301 डज नॉट belong to the sequence, belong to AP। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उससे ये बिलोंग नहीं कर रही। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपसे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको भी आप मार्क कर लें और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें और स्टेटमेंट में हमें यह बताया जा रहा है कि इफ 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 आर इन AP। तो इसका मतलब है कि हमें बता दिया गया है कि सिंस कि ये जो आपके पास टर्म है, कौन कौन सी टर्म्स, ये जो आपको टर्म्स नजर आ रही हैं, फर्स्ट टर्म आपके पास है 2x, सेकंड टर्म आपके पास है x प्लस 8 और जो थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या है, वो है 3x प्लस 1। और ये जो टर्म्स हैं ये किस में हैं, ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये हमें गिवन है, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। अगर ये सारी वैल्यू, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो फिर तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अब कैसे फाइंड करना है, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करने जाते हैं तो मैं पहला कॉमन डिफरेंस फाइंड करूंगा विच इज d इज इक्वल टू, क्या करूंगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म उसको माइनस कर देता हूं। तो ये देखें x प्लस 8 फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या है, वो मेरे पास है 2x। ये देखें जी, अब आप देखें x प्लस 8 माइनस 2x। तो यहाँ से अब आप रिजल्ट चेक करें तो ये आपको मिल जाएगा x 8 माइनस x। तो ये आपको फर्स्ट d जो है वो मिल चुकी है, फर्स्ट डिफरेंस। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब सेकंड डिफरेंस भी फाइंड करना चाहता हूँ, एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूँ। अब वो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो भी d ही होगा, लेकिन वो होगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करने से। तो थर्ड टर्म आपके पास है 3x प्लस 1, इसमें से माइनस कर रहा हूँ किसको, जी इसमें माइनस कर रहा हूँ सेकंड टर्म को। ये देखें, मैं इनको इस तरीके से मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे भी आपको d मिलेगा, वो कैसे, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस d। तो यहाँ से अब आप देखें तो 2x माइनस 7, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। तो यहाँ से अब आप देखें क्या किया आपने, आपने दो कॉमन डिफरेंस जो की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और जो जो सेकंड इक्वेशन है उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड, ये आप नोट कर रहे होंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसको आप 1 ना कहें, इसको भी d कह दें, ले जी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो ऑब्वियसली बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 को जब हम कंपेयर करते हैं, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए आपके पास जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 7 वो इक्वल होगा 8 माइनस x के साथ। तो x जो है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो वो प्लस x होगा और 7 जो है उसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 15। यहाँ से अब फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो होगा x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से अब हमें x फाइनली मिल चुका है, x इज इक्वल टू 5।
इस तरह से डियर स्टूडेंट आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप इस क्वेश्चन की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स या विच टर्म, अगर ये वर्डिंग आपको क्वेश्चन में मिले या नजर आए तो समझें कि आपने एन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब आप अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो कौन सी टर्म है जो 123 होगी। कहने का मतलब ये है कि 123 जो है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक टर्म है, बट हमने फाइंड करना है कि ये जो टर्म है ये किस नंबर पर मौजूद है, कि इस सीक्वेंस में इसकी नंबरिंग क्या है। जैसे अगर आप नोट करें तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये जो 8 टर्म है इसकी जो नंबरिंग है वो क्या है इस सीक्वेंस में, वो 2 है, कि वो सेकंड पोजीशन पर हो लाई कर रही है। इसी तरह जो 13 है इसकी नंबरिंग क्या है, ये हमें पता चल रहा है कि इसकी जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, कहाँ पर, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम चेक करना चाहते हैं कि फिर ये जो 123 टर्म है ये इसकी नंबरिंग क्या होगी, कि ये किस पोजीशन पर लाई कर रही है। अब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है, तो ये हम लिख सकते हैं गिवन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो वो मेरे पास है 3 8 13, ये मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हमें ए मिल रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर ए जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, A1, दिस इज 3। और यहाँ से जो डी है वो डी हम फाइंड कर सकते हैं सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म उसको आप माइनस कर देते हैं। तो देखिए आपको A1 और डी मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आपने जो जिस टर्म को चेक करना है कि वो टर्म जो है उसकी पोजीशन क्या है, तो आप उसको लेट कर लें कि वो आपके पास जो टर्म है वो किसके इक्वल है, दिस टर्म इज इक्वल टू AN। तो ये हमारे पास जो टर्म है ये हमारे पास AN टर्म है, इस सीक्वेंस की nth टर्म है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इसके लिए n क्या होगा या इसकी पोजीशन क्या है। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म का, वो हमारे पास होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इसको सोल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो A1 वी हैव A1 3, n हम फाइंड करने जा रहे हैं, और d जो है वो हमारे पास क्या है 5 है। अब फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आप नोट कर रहे होंगे कि ये n-1 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो 3 प्लस हो रहा है ऑब्वियसली ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो n-1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 120। अब क्या करेंगे, जब आप इसको फर्दर सोल्व करने जाते हैं तो हमारे पास जो n-1 वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, तो ये जो 5 है वो इधर आकर डिवाइड हो जाता है, तो 120 डिवाइड बाय 5। अब देखें ये स्टूडेंट, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा वो रिजल्ट क्या होगा, दिस इज 5 2 ज़ा 10, तो 5 4 द 24। तो यहाँ से हम n फाइंड करना चाहते हैं, तो ये -1 है, तो इधर आकर आपके पास क्या हो जाएगा 1, सॉरी 24 प्लस 1। तो यहाँ से अब हमें क्लियर हो चुका है कि हमारा जो n होगा वो n क्या है, n है 25। तो इस मीन्स कि हमारे पास इस सीक्वेंस में ये जो 123 टर्म है ये 125th नंबर पर मौजूद है, कि इस टर्म की जो पोजीशन है इस सीक्वेंस में 123 की जो पोजीशन है इस सीक्वेंस में वो क्या है, वो 20th पोजीशन है। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो अब आपके पास ये जो 123 टर्म है, ये टर्म आपके पास n इज इक्वल टू 25th पोजीशन पर ये टर्म इस सीक्वेंस में मौजूद है। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व करना था डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, विच टर्म ऑफ एपी इज, दिस एपी हमारे पास है, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और वो कह रहे हैं कि इसकी वो कौन सी टर्म है जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो टर्म कौन सी टर्म है या उसकी पोजीशन कौन सी है, वो पोजीशन हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है, वो हम लिख सकते हैं। तो द गिवन arithmetic progression is, तो arithmetic progression हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म इज 30, सेकंड टर्म इज 29.5 एंड द थर्ड टर्म इज 29।
9। तो इस तरह से देखिए आपकी जो टर्म्स है वो डिक्रीज होती जा रही हैं, उनकी वैल्यूज कम होती जा रही हैं एक पैटर्न के साथ। तो अब हमने चेक करना है कि वो कौन सी टर्म होगी यार, वो कौन सी पोजीशन होगी जिस पोजीशन पर आकर हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अब हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो इससे हमें मिल रहा है A1 जो है वो मेरे पास 30 है, और मेरे पास जो डी होगा, डी भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 29.5 में से अब 30 जो है उसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए आपको मिल जाएगा -0.5, -0.5 जिसका मतलब क्या होता है -1/2। तो यहाँ से अब आपको डी भी मिल चुका है। अब देखिए हमने क्या कहा है कि हमारी जो टर्म है वो नेगेटिव टर्म है। तो हम कह देते हैं कि वो हमारी जो टर्म है, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, उसको हम लेट कर देते हैं कि वो हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, वो ए एन टर्म है। तो अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो लेस देन 0 होनी चाहिए। हमारी वो जो टर्म, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, जो हमें नहीं पता, तो वो हमने लेट कर ली कि वो हमारे पास कौन सी टर्म है, वो हमारे पास ए एन टर्म है, उसको हम लेट कर रहे हैं। जी, तो जब हम उसको ए एन लेट कर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड पर अब ए एन जो है उसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब देखिए हमने इस टर्म को क्या कहा है कि ये लेस देन 0 है, यानी कि ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब इसके लिए हम n फाइंड करेंगे, जो n होगा, जो n की वैल्यू होगी, वही इस टर्म की क्या होगी, पोजीशन होगी। और ये टर्म जो है ये नेगेटिव टर्म है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको लेस देन 0 कंसीडर कर लिया है। तो इसका साफ मतलब यही है कि ये जो ए एन टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, और अब हमने इसकी पोजीशन चेक करनी है, मतलब इसके लिए अब हम n फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अब आप वैल्यूज पुट करें तो A1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 30 है डियर स्टूडेंट, n हमने फाइंड करना है तो n माइनस 1 एज इट इज। अब d जो है वो है -1/2। अब क्या करेंगे, ये प्लस 30 इधर आकर आपके पास राइट हैंड साइड पर आकर ये नेगेटिव 30 में चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसको फर्दर जब हम सोल्व करने जाते हैं तो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो फर्दर सोल्व करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 था, इस 2 को आपने क्या करना है, इसको आपने 30 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से अब आप नोट करें तो -1 को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो -n प्लस 1 रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा -16 प्लस 1। जी, तो ये हमारे पास इधर जाकर हमारे पास ये +1 था, -1 में चेंज हो जाएगा। अब इसको जब फर्दर सोल्व करते हैं तो -n इज लेस देन -61। अब यहाँ पर दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, यानी -1 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई जब करें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय -1। जब आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा n ग्रेटर देन 61। तो यहाँ से अब हमें पता चल चुका है कि वो टर्म, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 61 से बड़ी टर्म होगी। तो 61 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो होता है 62। तो यहाँ से अब हमें क्लियर हो चुका है कि 60 यानी कि 62 जो टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, क्योंकि हमने कह दिया कि जो n है वो ग्रेटर देन 61 है। तो यहाँ से अब हमें क्लियर हो चुका है, यहाँ से हमें आइडिया हो चुका है कि हेंस 62 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये 62 क्यों लिख रहे हैं, हमने कहा था कि ये हमारी जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म है। इसके लिए हम जब हमने n फाइंड करने गए तो n आ रहा है ग्रेटर देन 61। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये 61 से बड़ी टर्म है। तो 61 से बड़ी टर्म जो होती है वो क्या होती है, 62 होती है। तो ये हमारे पास जो है वो टर्म आ चुकी है, जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी किसकी, ऑफ AP। तो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये बहुत सिंपल सा और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाए आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया था और वो एग्जांपल भी बहुत सिंपल सी, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्वेश्चन भी है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आप इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पर आप नोट करें तो स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि द 7th and 21st टर्म्स ऑफ एन APR। तो देखिए आपके पास 7th टर्म भी गिवन है और आपको 21st टर्म जो है वो भी बता दी गई है। इसके साथ वो कह रहे हैं कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपने फिर सीक्वेंस जो है वो फाइंड करना है और इसके साथ साथ फिर आपने 100th टर्म जो है वो भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, जो हमें दे दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन हम पहले लिखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि हमारे पास 2 टर्म्स जो है वो हमें,
द फर्स्ट टर्म इज सेवंथ टर्म, ए सेवन जो है वो आपको गिवन है विच इज इक्वल टू 37। तो इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, वो क्या मिल जाएगी, ए सेवन जो होती है वो हमारे पास होगी ए वन प्लस 6d इज इक्वल टू 37। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह आपको जो एक और इक्वेशन बी, एक और टर्म बी गिवन है, और वो क्या गिवन है, एंड जी, और इसके साथ हमें जो सेकंड टर्म गिवन है वो क्या है, 21st टर्म। तो ए 21st जो है वो अभी हमें गिवन है विच इज 107। अब यहाँ पर अगर आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा ए वन प्लस 20d इज इक्वल टू 107। तो यहाँ से अब आपको दो इक्वेशन मिल रही हैं डियर स्टूडेंट। करना ये है कि अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमें डी भी फाइंड करना है और ए वन की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मैं क्या करता हूँ, मैं उसको स्टार्ट में लिख देता हूँ। तो ए वन प्लस 20d इज इक्वल टू 107, और ए वन जो है वो मेरे पास क्या थी, ए वन प्लस 6d इज इक्वल टू 37। तो ये मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं। इसके बाद मैं इनको क्या करूँगा, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा जी। तो ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन और ये भी नेगेटिव साइन। तो ये देखिए ए वन से ए वन कैंसिल। तो जब 20 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 14d, और यहाँ से अब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा आपको, 70। तो यहाँ से अब आप d फाइंड करने जाएँ तो 70 जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 14 के साथ। तो डियर स्टूडेंट मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको फाइंड कर देता हूँ। तो मेरे पास जो d मिलेगा, जो मेरे पास वैल्यू ऑफ d होगी वो क्या है, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अब आपको d मिल चुका है। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उससे क्या मिलेगा, उससे आपको मिल जाएगी वैल्यू a की। तो देखें a1 प्लस 6d था, अब d जो है वो 5 है, और ये हमारे पास इक्वल है 37। तो यहाँ से अब a1 जो है वो आपको मिल जाएगा 30। तो यहाँ से अब आप नोट करें तो a1 जो है वो 37 माइनस 30, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 7। तो देखिए अब आपको a1 और d दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब आप देखें आपके पास, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो अब आपके पास कैसे आएगा। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो यहाँ पर आप नोट करें तो फर्स्ट वैल्यू तो आपको पहले ही पता है, वो आप a1 तो फाइंड कर चुके हैं। अब a1 जो है वो मेरे पास क्या था, a1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है जो मैंने फाइंड की है, और वो मेरे पास आ चुकी है 7। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करना प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसे कि A2 जो है वो आपके पास उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, A1 प्लस डी। अब A1 जो है वो 7 है, और जो D है वो अभी हमने फाइंड किया वो मेरे पास है 5। इसका मतलब है कि सेकंड टर्म भी आपको मिल चुकी है। अब आपने फाइंड करनी है थर्ड टर्म H3। H3 के लिए क्या करेंगे, A2 में D को ऐड कर देते हैं। तो A2 जो है वो 11 है, इसमें से भी D को ऐड किया तो ये आपको क्या मिल जाएगी, 16। तो मेरे ख्याल में 3 टर्म्स काफ़ी हैं। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ से अब आपको पता चल चुका है कि जो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वो है 7, 11, 16। ओके, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल चुका है। अब आपने फाइंड करनी है 100th टर्म। अब 100th टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है ये वाली 100th टर्म आपने फाइंड करनी है। तो 100 टर्म का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस 99d। ये वो फॉर्मूला होगा कि A1 में से 99d को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यूज़ करते हुए अब हमारे पास क्या आएगी, 100 टर्म्स की वैल्यू A1 हमारे पास है 7, 99 मल्टीप्लाई बाय डी, और डी हमारे पास है 5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 99 को 5 से मल्टीप्लाई करें, मैं आपके पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। तो वो होगा 495। 495 में से जब आप 7 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से आपको 100th टर्म जो मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 502। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी रिक्वायरमेंट थी जो आपने फाइंड
कर ली है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो है वो भी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि हम हमारी वीडियो का जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्वेश्चन जो था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारी इस वीडियो का यही हमारा टारगेट था कि हमने इस इक्वेशन के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने के साथ इसको सब्सक्राइब भी करें। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अब हम एक नई वीडियो में, एक न्यू एक्सरसाइज, एक न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।